हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे 2014 से लेके 2019 सी और सी प्लस प्लस के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भाई काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये भी कर लोगे आप तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो है आपको 2021 में भी इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, 2014 के क्वेश्चन देखो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाई, जो सी प्लस प्लस है वो किसने डेवलप की थी? तो सी प्लस प्लस आपकी डेवलप की थी बेंजारे स्टॉर्म्स ने, और डेनिस रिची ने आपकी डेवलप की थी सी लैंग्वेज। एडगर कोड ने जो है डेवलप किया था आपका नॉर्मलाइजेशन या ईएफ कोड आप जिसको कहते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से 2021 में भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास इंटरफेस। इसमें से जो है किसको आप क्लास इंटरफेस कहोगे? मेंबर फंक्शन को, प्रोग्राम एसेस लेवल को, डेटा मेंबर को, या क्लास टैग नेम को। ठीक है, तो जो आपके मेंबर फंक्शन होते हैं आप उसको क्लास इंटरफेस भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, डैश आर डेटा टाइप दैट नेवर चेंज वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। ऐसा बोल रहा है कि जब आप प्रोग्राम को रन करवाते हो उस टाइम पे जब आपकी वैल्यू है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, तो आप उसको क्या कहोगे? इंटीजर, वेरिएबल, लिटरल्स, फ्लोट। तो आप इंटीजर को चेंज कर सकते हो, किसी वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हो, लेकिन लिटरल जो होता है वो एक आपका कांस्टेंट टाइप वैल्यू होती है। चाहे आप प्रोग्राम को रन भी करो तो भी जो है वो चेंज नहीं होती। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आप जो है इसको एग्जाम के लिए रिवाइज कर सको, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। आप जितना जल्दी अच्छे से करोगे, जितना मेरे ख्याल से तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। सी प्लस प्लस का जो है मुझे लगा कि करवा देती हूँ ताकि जो है आपका कुछ भी नहीं छूटे एग्जाम में। मेरी तरफ से आप पूरा का पूरा करके आओ, है ना। 60 के 60 क्वेश्चन आपको मिले। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, डैश इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड इट एसोसिएट टुगेदर विच अलाउ दैम टू बी हिडन। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये एक वे है डेटा को बाइंड करने के लिए और जिसमें आप क्या करवाते हो? टुगेदर विद अलाउ दैम टू बी हिडन। ठीक है, तो मैंने देखो जब आपको सी प्लस प्लस करवाई थी तो मैंने आपको एनकैप्सुलेशन क्लास जो है बहुत अच्छे से करवाया था। दोनों ही जो है डेटा को बाइंड करती हैं, लेकिन एनकैप्सुलेशन के अंदर जो है जो आपका डेटा को बाइंड करता है वो एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड करता है, और यहाँ पर जो है आपका हिडन का भी कंसेप्ट जो है आ जाता है एनकैप्सुलेशन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये आपकी किसकी डेफिनेशन है भाई? क्लास की। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, एनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट। एनकैप्सुलेशन जो है वो किसका वे है इंप्लीमेंट करने के लिए? इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, ओवरलोडिंग का। तो जैसा कि मैंने कहा कि एनकैप्सुलेशन जो है वो क्या करता है? डेटा को हाइड करवाता है। इंसेशन डिटेल जो है वो हाइड रहती है, सिर्फ एसेंशियल पार्ट को ही शो करता है, बाकी डिटेल्स हाइड रहती हैं। तो यहाँ पर जो है डेटा इंस्ट्रक्शन भी आपका यही काम करता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, डैश इज फंक्शन यूज्ड टू रीड स्ट्रिंग। हाँ जी, सिक्स क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डैश फंक्शन इज यूज टू रीड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रीड करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे भाई? देखो, स्ट्रिंग रीड करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं गेट एस। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो अगर आपको कुछ आउटपुट करवाना है, मतलब आप इनपुट करवाने के लिए यूज़ कर रहे हो, रीड कह सकते हो, इनपुट करने के लिए आप गेटस का यूज़ करते हो। अगर आपको यहाँ पर कुछ आउटपुट करना है, ठीक है, आउटपुट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे भाई? पुट एस का। ठीक है, कौन सा यूज़ करोगे? पुट एस का। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, द मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर। मतलब आप मल्टीपल यूज करवा रहे हो इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर का इन वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड। देखो यहाँ पर जो है आप मल्टीपल जो है यूज कर रहे हो, इनपुट ऑपरेशन का भी यूज कर रहे हो और आउटपुट का भी यूज कर रहे हो, तो उसको ओवरराइडिंग कहेंगे, ओवरलोडिंग कहेंगे, कैस्केडिंग कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप को आप क्या कहते हो भाई? कैस्केडिंग कहते हो। कैस्केडिंग क्या होता है? एक के ऊपर एक, मतलब एक के ऊपर इस तरीके से जो है हम कैस्केडिंग करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी डेफिनेशन है किसकी है भी? कैस्केडिंग की। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो है वो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। जब आप किसी फंक्शन को क्लास के इनसाइड जो है डिफाइन करते हो तो आप उसको क्या कहोगे? इनसाइड फंक्शन कहोगे, इनलाइन कहोगे, क्लास फंक्शन कहोगे, नन ऑफ दीज कहोगे। तो इस टाइप के फंक्शन को आप इनलाइन फंक्शन कहोगे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, डैश रेफर ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरे एंड क्लास क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। आप इसको क्या कहते हो? देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। डैश रेफर्स ऑफ नेम, वेरिएबल, फंक्शन, सीधी सीधी डेफिनेशन है ये, एरे, क्लास क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। तो ये होता है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की डेफिनेशन यही होती है कि ये जो आइडेंटिफाई करता है किसी नेम के, वेरिएबल को, फंक्शन को, एरे को, क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू सिमिलर स्ट्रक्चर कैन हैव ओनली।
आपको सिमिलर जो है असाइनमेंट बताना है इक्वल, ठीक है। तो डबल इक्वल टू के साइन से हमें पता चलता है कि ए जो है वो बी के बराबर है या नहीं। ए इक्वल टू बी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप ए की वैल्यू असाइन करवा रहे हो बी के अंदर, ठीक है। नॉट इक्वल टू से नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर बोला है, इक्वल टू बोला है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। डबल इक्वल टू से हम सिमिलर स्ट्रक्चर को डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11th क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। इनमें से ऐसा कौन सा है एग्जिट कंट्रोल लूप? दो लूप होते हैं आपके, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप और एक होता है आपका एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लूप आपका होता है डू वाइल लूप, और एंट्री जो है आपके दो लूप होते हैं। एंट्री में जो है आपका क्या आ जाएगा भाई, वाइल लूप आ जाएगा और जो है फोर लूप आ जाएगा, ठीक है। वाइल और फोर लूप जो है वो आपके एंट्री लूप होंगे और एग्जिट लूप आपका डू वाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज यूज एज पंक्चुएटर। बोल रहा है इसमें से ऐसा कौन सा करेक्टर आप यूज कर रहे हो एज अ पंक्चुएटर। पंक्चुएटर आपका क्या होता है, पंक्चुएटर में आप कौन सा करेक्टर यूज करवाते हो, तो उसके लिए हम हैश का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, हैश का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये जो है आपके 12 क्वेश्चन भाई आए थे 2014 के पेपर में। 2014 में आपके 12 जो हैं 12 क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2015 की। 15 में आपके 22 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। देखो 15 का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने एक्सप्लेन नहीं करवाया, बाकी मैंने सारे के सारे आपको पाँचों के 5 पेपर एक्सप्लेन करवा रखे हैं, सिर्फ एक 2015 का नहीं करवाया। तो 2015 के पेपर में जो है आप देख सकते हो 22 क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ और सिर्फ सी और सी प्लस प्लस में से आए थे, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो कि टोटल जो है वो आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ 38 क्वेश्चन बचेंगे भाई, ठीक है। अगर उनको भी टाइम लगा तो मैं मॉर्निंग में डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो काफ़ी कुछ हो ही गया है। देखो बोल रहा है डैश ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर अपेंडिंग टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को अपेंड करने के लिए, जोड़ने के लिए आप किसका यूज करते हो, ठीक है। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं M% का या फिर प्लस का, ठीक है। प्लस है नहीं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। वैलिड आइडेंटिफायर भाई इसमें से कौन सा है, देखो वैलिड आइडेंटिफायर जो अभी हमने देखा था, जो नेम वगैरह को, स्ट्रिंग वगैरह को, कैर वगैरह को डिफाइन करते हैं, अभी हमने 2014 में उसकी डेफिनेशन पूछी थी। यहाँ पर पूछ लिया कि वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है, वन डेटा। देखो स्टार्टिंग में ही जो है आपकी वैल्यू नहीं आ जाती, यहाँ पर जैसे 1 आ गया, ठीक है। फिर एग्जिट, स्ट्रिंग, ये तो नहीं होंगे। देखो फर्स्ट जो है वो आपका करेक्टर होना चाहिए, उसके बाद जो है फिर कोई भी आपका वैल्यू आती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चर प्रोग्राम डू नॉट इंक्लूड। जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम है वो आपके इंक्लूड नहीं होते लूप के अंदर, गो टू स्टेटमेंट के अंदर, डू वाइल स्टेटमेंट में, ऑल ऑफ द अबव में, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रक्चर प्रोग्राम है वो इंक्लूड नहीं होते गो टू स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रूल टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर इज। जो रूल होते हैं आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, आप उसको क्या कहोगे भाई, सिंटैक्स कहते हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यू कैन यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है। बोल रहा है कि आपको जो है क्या करना है, असाइन करवानी है। आपको क्या करवा रहा है, आप असाइन करवा रहे हो किसी फंक्शन की वैल्यू को ऑफ अ वेरिएबल, तो आप क्या यूज़ करोगे भाई, इसके लिए आप यूज़ करोगे असाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फंक्शन अबोट। जो फंक्शन है अबोट नाम का, वो आप डिक्लेयर करवा रहे हो हेडर फाइल के अंदर, तो आप क्या यूज़ करोगे, मैथ डॉट एच का यूज़ करोगे। मैथ में तो यानी कि आपको मैथमेटिकल वगैरह करवाना है, आईओ स्ट्रीम में तो इनपुट आउटपुट करवाने के लिए SDDU अलग होती है, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे SDRLIB.H, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सेवंथ क्वेश्चन देखो, इन C++ अ फंक्शन कंटेन्ड विद इन क्लास इज कॉल्ड। जो फंक्शन है वो क्लास के अंदर, उसको आप क्या कहोगे, मेंबर फंक्शन, ऑपरेटर, क्लास फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन। तो इसको आप क्या कहोगे भाई, एक मेंबर फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज यूज ड्यूरिंग। देखो कंस्ट्रक्टर जो है वो कब यूज़ किया जाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई, जब भी आपका कंस्ट्रक्टर जो है आप यूज़ करवाओगे तो आपकी जो क्लास ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, और जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ होता है, डिकंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिकंस्ट्रक्टर कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर की जो है कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। और इसका जो नेम है वो क्लास के नेम से सेम रहता है, कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास का नेम जो है वो सेम रहता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं, जब मुझे जैसे कंपाइलर को कॉल करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है मुझे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं है,
कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी 3 टाइप होती हैं, एक होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाते, पैरामीटराइज में आप आर्ग्यूमेंट्स को पास करवाते हो और कॉपी में जो है आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाओगे, ठीक है। क्लियर है भाई? आगे देखो, आगे देखो, ड्राइव क्लास में ऑल्सो भी कॉल्ड एज, जो ड्राइव क्लास होती हैं उसको आप क्या कहोगे, ठीक है। हाँ जी, 9th क्वेश्चन में बोल रहा है जो ड्राइव क्लास है में ऑल्सो भी कॉल्ड एज, ड्राइव क्लास का दूसरा नाम क्या होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से आपकी एक क्लास होती है, यहाँ से जो ये आपकी ड्राइव क्लास होती है, ठीक है। जो ऊपर वाली क्लास होगी आप उसको क्या बोलते हो भाई, पेरेंट क्लास कहते हो, ठीक है। नीचे वाली जो क्लास होती है आप उसको जो है ये वाली सब क्लास कहते हो, ठीक है, ड्राइव्ड क्लास कहते हो। उसके बाद चाइल्ड क्लास कहते हो, ठीक है। पेरेंट में जो है चाइल्ड क्लास निकल रही है, यहाँ पर आप इसको सुपर क्लास कहोगे, पेरेंट क्लास कहोगे, ठीक है। तो ये जो है आपकी ये वाली जो क्लास होगी आपकी सुपर क्लास होगी और यहाँ से जो ड्राइव्ड होकर क्लास गई है वो आपकी सब क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो वीडियो को, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके, क्योंकि कल जो है वो आपका 2 से 5 एग्जाम है, ताकि आप अच्छे से जो है एग्जाम को करके आओ, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, द राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो आप किससे रिप्रेजेंट करवाते हो, तो ये वाला जो है ये आप राइट शिफ्ट के लिए करते हो, ये वाला लेफ्ट शिफ्ट के लिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी प्री प्रोसेसर कैन हैव कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर, जो सी प्री प्रोसेसर होता है उसमें कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं भाई। सी प्रोसेसर में आपके कंपाइलर जो के फीचर्स थे, तो यहाँ पर जो आपका क्या आ जाएगा भाई, ट्रू आंसर आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12th क्वेश्चन देखो, प्रीसीडेंस डिटरमाइन विच ऑपरेटर, जो प्रीसीडेंस है वो कौन सा जो है ऑपरेटर डिफाइन करता है, तो प्रीसीडेंस देखो, प्रीसीडेंस का क्या मतलब है, आपने बोर्ड मास रूल फॉलो किया है, बोर्ड मास किया है, जब भी हम करते हैं देखो वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से होता है कि सबकी जो अलग अलग ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो अलग ही बनती है, जैसे मल्टीप्लाई की ज़्यादा होगी, फिर डिवाइड होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ठीक है। जब आप a प्लस ए इंटू बी और करवा रहे हो, मतलब इस तरीके से जब ऑपरेटर्स गिवन है, चाहे आगे प्लस का ही क्यों ना हो, हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम जो है यही बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस ऑपरेटर का जो दे रखा है वो आप किस तरीके से जो है उसको सॉल्व करोगे, तो हम इवोल्यूटेड फर्स्ट, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है हम उसको पहले मतलब उसको पहले हम प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट का तो कुछ फंडा नहीं है, फास्टेस्ट का फंडा नहीं है, लार्जेस्ट नंबर का फंडा नहीं है, मतलब हम इवोल्यूशन है, हम देखेंगे भी किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पहले जो है इवोल्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 13 क्वेश्चन देखो भी, विच वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से ऐसी कौन सी है जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी सेमुला, सी प्लस प्लस, बोथ ए एंड बी, ठीक है। देखो अगर आपने सी प्लस प्लस की क्लासेस ली है तो आप लोग, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स आए थे वो किसके अंदर थे भाई, सेमुला के अंदर थे, ठीक है। सेमुला के बाद जो है सी प्लस प्लस में आए हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों ही आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो इसलिए जो इसका आंसर है भाई डी आ जाएगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुट एस फंक्शन, जैसे अभी लास्ट 2014 में हमने देखा था गेट एस फंक्शन, गेट एस फंक्शन आप यूज़ कर रहे थे रीड करवाने के लिए, इनपुट करवाने के लिए, तो पुट एस फंक्शन आप यूज़ करते हो आउटपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो, द फील्ड इन अ क्लास ऑफ अ सी प्लस प्लस, जो क्लास में जो आपके फंक्शंस होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके कैसे होते हैं, प्राइवेट होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, पब्लिक होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो आपके जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। 16 क्वेश्चन देखो, फॉर असेसिंग अ स्ट्रक्चर, जब आपको जो है कोई स्ट्रक्चर को असेस करना है, एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर, जब आप पॉइंटर को यूज़ करवा रहे हो तो आप इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज़ करोगे, ठीक है। डॉट का आप स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए मल्टीप्लाई यानी कि एस्ट्रिक का, या फिर एरो का, तो हम जो है यहाँ पर डी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो भाई, द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज ऑलवेज स्टार्ट विद द सिंबल, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं वो कौन से सिंबल से स्टार्ट होती है, तो वो आपके हैश सिंबल से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो भाई, राइट डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर, आपको जो है पॉइंटर की डिक्लेरेशन बतानी है टू अ फंक्शन दैट रिटर्न अ फ्लोट, किसको रिटर्न करवा रहा है, फ्लोट को, ठीक है। तो पॉइंटर की डिक्लेरेशन करवा रहे हैं फ्लोट के साथ, जो कि जो है फ्लोट को रिटर्न करवा रहा है, तो भैया क्या होगा, हम जो है क्या करेंगे भाई, एफ के साथ जो है यहाँ पर देखो ये जो एफ है आपका, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, पॉइंटर लगा देंगे, फ्लोट पॉइंटर, और इस तरीके से इसको डिक्लेयर करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, समझ में आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द फीचर दैट अलाउ यू टू डिफाइन न्यू डेटा टाइप दैट आर इक्विवेलेंट टू एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। बोल रहा है कि कौन सा फीचर ऐसा प्रोवाइड करता है कि जो न्यू डेटा टाइप को डिफाइन करे दैट आर इक्विवेलेंट टू एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, दैट इज पॉइंटर, टाइप डेफ, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई टाइप डेफ। 20 क्वेश्चन देखो भाई, द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग, इनमें से जो है लेंथ बतानी है आपको। न्यू दिल्ली जो यहाँ पर दे रखा है, बताना है कि जो न्यू दिल्ली की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कौन सी होगी। ठीक है, देखो भी कैसे काउंट करेंगे। अगर अभी आपका 2021 में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करोगे 1 2 3, 3 यहाँ पर ये हैं, जो ये स्पेस दे रखा है ये भी आपको जो है एक करेक्टर यहाँ पर काउंट करोगे, और 5 जो है आपकी ये हैं, तो 5 यहाँ पर आ जाएंगे, 3 आपके ये हो गए, और एक जो है वो आपका स्पेस का था, तो कितने हो जाएंगे 5 और 3 8 और 1 9, तो टोटल कितनी लेंथ है भाई 9। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है भाई, इनको देख लो। ठीक है, क्योंकि 22 क्वेश्चन आए थे आपके 2015 के अंदर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल कीवर्ड इन सी आर, जो सी में जो कीवर्ड होते हैं लोअर केस लेटर होते हैं, अपर केस लेटर होते हैं, सेंट्रल लेटर केस लेटर होते हैं, या नन ऑफ होते हैं। ठीक है, तो ऑल की मतलब यहाँ पर जो सी में जो कीवर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं। हाँ जी, जो आपके कीवर्ड्स के जो लेटर होते हैं वो होते हैं भाई लोअर केस लेटर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आज 2015 का लास्ट क्वेश्चन है भाई, व्हेन अ लैंग्वेज हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू डेटा टाइप इट इज़ सेट टू बी। ठीक है, बोल रहा है कि लैंग्वेज जो कैपेबिलिटी है क्या करने की, न्यू डेटा टाइप को प्रोड्यूस करने की, तो आप इसको क्या कहोगे, रीप्रिंसिबल, एनकैप्सुलेटेड, ओवरलोडेड, एक्सटेंसिबल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 2016 का क्वेश्चन देखो भाई, 2016 में भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बोल रहा है दैस फीचर सपोर्ट रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंडेबिलिटी ऑफ क्लासेस। आप क्या करवा रहे हो, रीयूजेबिलिटी करवा रहे हो, एक्सटेंड करवा रहे हो क्लासेस को, तो आप ये जो है वो कौन सा फीचर्स होता है। तो रीयूजेबिलिटी जब भी आ जाए तो आपको दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में हम क्या करवाते हैं, रीयूज़ करवाते हैं, ताकि बार बार हमें एक कोड ना लिखना पड़े। तभी आपकी क्लास होती है, सब क्लास होती है, सुपर क्लास होती है। ठीक है, ताकि बार बार हमें एक ही कोड को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड। वैल्यू जो है आप मेमोरी में स्टोर करवा रहे हो, तो उस वेरिएबल को आप क्या कहोगे, तो इस टाइप के वेरिएबल को आप आर वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डैश प्रोग्रामिंग स्टाइल इज अ सिंगल एग्जिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। ठीक है, बोल रहा है इसको आप क्या कहोगे, इस प्रोग्रामिंग स्टाइल सिंगल एग्जिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट किसकी डेफिनेशन है भाई, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी स्ट्रक्चर्ड की है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल एक्सप्रेशन फॉर अ वैलिड फॉर एन इफ स्टेटमेंट। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसी कौन सी सेंट्रल एक्सप्रेशन है जो कि वैलिड हो फॉर इफ स्टेटमेंट, बुलियन, इंटीजर, रियल या ऑल ऑप्शन आर रोंग। तो ये जो वैलिड होती है आपकी बुलियन के लिए होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, द सिंबल इज दिस, ये आपका कंडीशनल सिंबल है, ये वाला जो यहाँ पर ये इस तरीके से है, ये जो सिंबल होता है आपका कंडीशनल सिंबल होता है। तो आप इस ऑपरेटर को क्या कहोगे, तो इस टाइप के ऑपरेटर को आप कंडीशनल कहते हो। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्रोग्राम कोड। बोल रहा है कि इस प्रोग्राम कोड की जो आपकी आउटपुट है वो क्या होगी। देखो इंटीजर में आपने एक्स नाम का वेरिएबल जिसकी आपके ने वैल्यू की 7, फिर आपने शो को जो है कॉल किया, फिर आपने शो एक्स को अगेन कॉल किया, फिर यहाँ पे आपने यहाँ पर आपने डिफाइन किया, और यहाँ पर जो है हम क्या करवा रहे हैं, इसको कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसको कॉल करवाऊंगी तो ये आपका कहाँ पर आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे ही आएगा वो वर्ड शो एक्स के पास, तो ये एक्स की वैल्यू 34। तो ये जो होते हैं, ये जो ऊपर वाला था ये आपका क्या था, ग्लोबल वेरिएबल था, और नीचे वाला जो है आपका क्या है भाई, यहाँ पर जो है ये वाला जो है ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को ना रख के जो आपकी इंटरनल वेरिएबल है उसको देखेगा। तो यहाँ पर देखो ये सी आउट करवा रहा है किसकी, इस वाली वैल्यू को। तो इसमें क्या हुआ, प्लस प्लस हुआ। तो आप सबको पता है कि प्लस प्लस जो है वो बाद में होता है, पहले हम वैल्यू को क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा 34। ठीक है, फिर जो है इसने ये वाले फंक्शन को कॉल किया, जब भी ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा ये आएगा यहीं पर। ठीक है, ये वापस कहाँ से आएगा भाई, यहीं पर आ जाएगा, ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा और वापस से एक्स की वैल्यू को क्या प्रिंट करवा देगा 34। ठीक है, जब ये शो एक्स अगेन को कॉल करेगा तो ये फिर कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर इसको जो है कॉल करेगा, और फिर ये जो है शो एक्स के जो वैल्यू है यहाँ पर जो है हम किसको प्रिंट करवाएंगे भाई 7 को। सबको पता है सब प्लस प्लस जो होता है वो हम बाद में करवाते हैं। तो यहाँ पर आपकी आउटपुट आ जाएगी भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 34 7 को जो है ये प्रिंट करेगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, डैश प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नेम फॉर स्टैंडर्ड टाइम।
बोल रहा है कि अल्टरनेटिव नेम बताने फॉर स्टैंडर्ड टाइप के लिए, तो यहाँ पर आप यूज़ करते हो भाई टाइप डेफ का, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एंट्री कंट्रोल लूप। लास्ट में हमने देखा था एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप आपका डू वाइल लूप होता है और एंट्री कंट्रोल लूप आपका वाइल एंड फोर लूप होता है। तो वाइल लूप यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई फोर लूप, दैट इज ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन देखो, द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आप डेटा को बाइंड करवाते हो, डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में, तो आप उसको क्या कहोगे, डेटा एब्स्ट्रक्शन एनकैप्सुलेशन, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑप्शन आर जो है रॉन्ग। तो ये वाली जो डेफिनेशन होती है आपकी होती है डेटा एब्स्ट्रक्शन की, जब आप जो है बाइंड करते हो एक सिंगल यूनिट के अंदर, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखो भी, इट्स स्ट्रिंग लिटरल इज ऑटोमेटिकली एडेड विद डैश टर्मिनेटिंग करेक्टर। ठीक है, बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई ये इस तरीके से जो है हम ऑटोमेटिकली इसको ऐड करवा देते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11th क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास फंक्शन। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, जो बाय डिफॉल्ट आपके मेंबर होते हैं क्लास के, वो भाई आपके प्राइवेट होते हैं। कैसे होते हैं, प्राइवेट। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखो, डैश डेटा टाइप स्पेसिफाइज ऑन एम्पटी सेट ऑफ वैल्यूज। कौन सा ऐसा है जो एम्पटी होता है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। मैंने अभी बताया था जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी 3 टाइप होती हैं, कॉपी, पैरामीटराइज्ड एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है आपका एम्पटी होता है, वहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं करवाते। आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवा रहे तो ऑब्वियसली वो एम्पटी तो होगा ही, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा अभी डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, डैश इज यूज टू कंबाइन डेटा एंड इज एसोसिएटेड फंक्शन अंडर अ सिंगल यूनिट। सेम क्वेश्चन आ गया भाई, आप क्या करवा रहे हो, डेटा को बाइंड करवा रहे हो, एसोसिएट करवा रहे हो एक सिंगल यूनिट में, तो इसको आप क्या कहोगे, डेटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 14 क्वेश्चन देखो भाई, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड। आप क्या करवा रहे हो, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करवा रहे हो टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड। तो इस टाइप को आप क्या कहोगे, टाइप प्रमोशन, टाइप वेरिएशन, टाइप कास्टिंग, टाइप मॉडिफिकेशन। तो इसको बोलोगे आप टाइप कास्टिंग, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखो भाई, द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड यूजिंग डैश ऑपरेटर। कैसा कौन सा जो है आप यूज़ करवाते हो मेंबर करवाने के लिए, तो डॉट का, स्टार का, स्लैश का या हैश का। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट का, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ जी, इसी के साथ जो है आपके 2014, 2015 और 2016 के जो हैं क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, थोड़े ट्रिकी थे, वैसे काफ़ी इजी आए थे। ठीक है, अब 2017, 18 और 19 3 साल के और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो 2017 के क्वेश्चन बोल रहा है, इन C++ कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन शुड सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब इसमें से कौन कौन सी होंगी, तो देखो जो मेंबर फंक्शन होते हैं, इट मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, बिल्कुल होना चाहिए। इट हैज़ नोट जो है स्पेसिफाई ए रिटर्न टाइप, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्गूमेंट, इसकी कोई आर्गूमेंट भी नहीं होती। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी, थर्ड भी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ command line argument, in context of the command line argument in C programming, which of the following is true argument। कौन सी ट्रू आर्ग्यूमेंट होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, इट इज़ एन एरे ऑफ करेक्टर पॉइंटर, ये एरे होता है करेक्टर पॉइंटर का। बी बोल रहा है इट इज़ पॉइंटर टू एरे ऑफ करेक्टर पॉइंटर, इट इज़ एन एरे ऑफ करेक्टर, इट इज़ अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, तो ये होता है आपका एरे ऑफ करेक्टर पॉइंटर होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन सी प्रोग्रामिंग पॉइंटर एट अर्थमेटिक कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा जो आप जो है यूज़ नहीं करते, डैंगलिंग पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हम वॉइड पॉइंटर का हम यहाँ पर यूज़ करवाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द सी कोड। यहाँ पर आपको आउटपुट बतानी है। देखो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में इंट ऐड में जो है आपने 2 वैल्यू पास कर, इंट ए और इंट बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसके बाद देखो आपने क्या करवा रहे, रिटर्न करवा दिया a प्लस बी, और आप ऐड करवा रहे हो 10 और 20 को। जब आप ऐड करवा रहे हो तो यहाँ पर आपकी 10 और 20 की जो वैल्यू है यहाँ पर ऐड हो जाएंगी और आपको आउटपुट मिलेगी भाई 30। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट वर्चुअल फंक्शन इन C++। देखो वर्चुअल फंक्शन को आप जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हो। तो ये क्या होता है वर्चुअल फंक्शन, दे मस्ट बी मेंबर ऑफ अ सम क्लास। ठीक है, आपको बोलना, आपको फॉल्स बताना है। तो ये जो होता है मेंबर फंक्शन होता है,
ठीक है, बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट स्टैटिक मेंबर, ये स्टैटिक मेंबर नहीं होते, बिल्कुल सही है। दे आर असेस्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको हम जो है असेस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू, ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, ये भी आपका ट्रू है, लेकिन हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। बट ये जो है दे कैन नॉट बी फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, ये जो है जो फ्रेंड नहीं होते, ठीक है, ये फ्रेंड नहीं होते दूसरी क्लास के, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये होते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ जी। 6th क्वेश्चन देखो, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंटेन इन एक्सप्रेशन हैंडलिंग फाइल इज कॉल्ड। देखो आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग दो तरीके की होती है, एक होता है कैच ब्लॉक, एक होता है आपका ट्राई ब्लॉक। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब आपका कैच ब्लॉक मैच ना करे तो किस टाइप की एक्सेप्शन जो है वो राइज होती है, तो इस टाइप की एक्सेप्शन को आप टर्मिनेट बोलते हो, टर्मिनेट एक्सेप्शन बोलोगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इन सी प्रोग्रामिंग बॉडी ऑफ अ विच स्टेटमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, जो सी प्रोग्रामिंग में जो बॉडी है स्विच स्टेटमेंट की, उसको आप क्या बोलोगे, केस लेबल स्टेटमेंट कहोगे, डिफॉल्ट लेबल स्टेटमेंट कहोगे, लूप कहोगे। तो इसको आप स्टेटमेंट कहोगे, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसी के साथ जो है आपके 7 क्वेश्चन आए थे भाई 2017 के पेपर में। ठीक है, इसके बाद 6 या 7 क्वेश्चन आए थे 18 और 19 के अंदर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी। 18 का देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड C++ कमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो इनवैलिड कमेंट स्टेटमेंट है। देखो, एक होता है 1 लाइन में और एक होता है मल्टीपल लाइन में। ठीक है, तो इस टाइप को हम 1 लाइन कमेंट कहते हैं और इस टाइप को आप मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला यूज़ किया है, कोई बात नहीं, सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो स्लैश है वो ऐसा जाने के बजाय कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। लेकिन हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं भाई, ऐसे इसने स्टार्ट किया और फिर वहाँ जाके ऐसे इसने बंद किया, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन जो है वो आपका फॉल्स, मतलब ये आपका इनवैलिड है। ठीक है, बाकी सारे जो कमेंट है वो वैलिड है। ठीक है, सेकेंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड इन C++, इसमें से ऐसा कौन सा है जो C++ को सपोर्ट नहीं करता। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, मल्टीपल इनहेरिटेंस, स्मार्ट पॉइंटर, वर्चुअल डिकंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखो आप सबको पता है कि C++ आपकी अपनी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, वो जो है आपका इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करती है, वर्चुअल डिकंस्ट्रक्टर को भी करती है, कंस्ट्रक्टर को भी करती है, पॉलीमॉर्फिज्म को भी, अब्स्ट्रक्शन को भी, अनकैप्सुलेशन को भी, डेटा हाइडिंग को भी, बाइंडिंग को भी, सबको करती है। ठीक है, लेकिन जो आपका ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है इसको जो है सपोर्ट नहीं करती, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, जो फ्रेंड फंक्शन होता है ऑफ अ क्लास कैन डायरेक्टली असेस बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द क्लास, बिल्कुल सही है भाई, हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो जो फ्रेंड फंक्शन होता है, देखो जो आपका जो अगर यहाँ पर रियल लाइफ का एग्जांपल हो, जैसे आपका फ्रेंड है ना, जो कोई आपका फ्रेंड है वो आपका फैमिली मेम्बर तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर के फंक्शन अपने कुछ भी क्या है, किसी की बर्थडे एंजॉय किया है, शादी हुई है, या आपके घर में वैसे नॉर्मल भी कुछ है, तो वो घर में आपके घर में आके आ जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बिल्कुल आ जा सकता है। तो यही बोल रहा है जो फ्रेंड फंक्शन है वो डायरेक्टली असेस करता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है भाई। सेकेंड बोल रहा है मेंबर फंक्शन ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन डायरेक्टली असेस बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द क्लास। तो जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो ड्राइव्ड क्लास एंड गन डायरेक्टली, तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी आपकी फॉल्स होगी, क्योंकि जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो आपका मेंबर फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ट्रू पूछा था तो फर्स्ट जो है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++ द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअली कॉपिंग इच नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब आप क्या करवा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवा रहे हो। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर की जब मैंने टाइप बताई थी तो आपको बताया था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर यही करता है कि एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इज नोन एज। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सेम क्लास की बात हो रही है भाई, मैंने यहाँ पर आपको गलत वो बता दिया। ठीक है, यहाँ पर हम मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका म्यूटेबल, शैलो, रिस्पेक्टिव और डिफॉल्ट, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा भाई शैलो आ जाएगा। सॉरी भाई मैंने जो है क्वेश्चन अच्छे से देखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई शैलो। ठीक है, यहाँ से आप अभी आपका आगे कॉपी कंस्ट्रक्टर आएगा या पीछे आएगा, एक बार उसको देख लो भाई, दोनों में डिफरेंस देख लो। ठीक है, ताकि कंफ्यूज मत होना, बाकी जो दोनों के ऑप्शन है वो अलग अलग है, ऐसे तो आप होगे नहीं, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने तो बिना स्टेटमेंट लगी पड़ी थी, अभी आगे आएगा, अभी शायद आगे आएगा या पीछे जा चुका है, एक सेकेंड।
देखो भाई यहाँ पर देखो, ये आपकी कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है। कॉपी कंस्ट्रक्टर सॉरी सब हम जब भी जो यूज़ करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज करवाने के बाद ही और फिर हम सेम को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में करवाएंगे तो वो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है आपकी, यहाँ पर बात हो रही है कि आप प्रोसेस को इंडिविजुअली कॉपी करवा रहे हो इच मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कॉरस्पॉन्डिंग अदर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन की बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर शैलो होगा, ठीक है। समझ गए भाई? हाँ जी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन सा ऐसा है जो ओवरलोड नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पर नॉट ओवरलोडेड बता दिया आपको, अगर अभी एग्जाम में आए 2021 में तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे हैं जो ओवरलोड नहीं हो सकते। डॉट ऑपरेटर, डॉट स्टार यानी कि एस्ट्रिक, कंडीशनल, स्कोप रेजोल्यूशन और साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो आपके ओवरलोड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर नॉट ओवरलोड पूछा था, कैन नॉट ओवरलोडेड, तो यहाँ पर डॉट ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग मैन्युपुलेटर्स इन C++। में कौन सा जो है आपका मैन्युपुलेटर नहीं है। सेट W, रीसेट फ्लैग, सेट फिल या अनसेट, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके जो है मैन्युपुलेटर होते हैं, लेकिन जो है आपका सेट नहीं होता। मैंने आपको जो है 2018 का जब पेपर करवाया था ना, तो मैंने सबके नाम भी आपको लिखवाए थे कि कौन कौन सा ऐसा है जो मैन्युपुलेटर नहीं होते हैं, ठीक है। सारे मैन्युपुलेटर बता दिए थे ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपको पता चल सके कौन सा नहीं होता, ठीक है। हाँ जी। 2019 के क्वेश्चन देखो भाई, 2019 के क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन जो स्टैटिक मेंबर होते हैं ना, स्टैटिक मेंबर ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन असेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ क्लास। बिल्कुल सही है भाई। जो आपके स्टैटिक मेंबर होते हैं वो सिर्फ आपके स्टैटिक डेटा मेंबर को ही जो है असेस कर सकते हैं, और जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं वो क्लास इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और स्टैटिक मेंबर को आप बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 से इनिशियलाइज करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज यूज टू क्रिएट डिक्लेयर, आप डिक्लेयर करवा रहे हो और इनिशियलाइज करवा रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम क्लास, तो आप उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहोगे, ठीक है। समझ में आया भी शैलो के अंदर इसके अंदर डिफरेंस क्या है भाई। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सपोर्टेड इन C++। में जो है आपका कौन सा फीचर ऐसा है जो C++ को सपोर्ट नहीं करता। इनहेरिटेंस करता है, बिल्कुल करता है। एब्स्ट्रैक्शन करता है, बाइंडिंग करता है, बिल्कुल। लेकिन रिफ्लेक्शन जो है आपका सपोर्ट नहीं करता, ये कोई फीचर नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++ कंसीडर द फॉलोइंग लूप स्टेटमेंट, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पर जो है कितनी बार जो है आप हेलो को प्रिंट करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब आप वाइल लूप में जब कंडीशन को चेक करवाते हो ना, वाइल लूप में जब आप कंडीशन को चेक करवाओगे तो यहाँ पर कुछ भी है जो हो, अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब 1 2 3 कुछ भी है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, मतलब कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो हेलो की वैल्यू है वो इनफाइनाइट टाइम जो है वो डिस्प्ले होती रहेगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसेस स्पेसिफायर। इसमें से आपका कौन सा ऐसा है जो वैलिड एसेस स्पेसिफायर नहीं है। तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और म्यूटेबल। तो तीनों ही होते हैं भाई, प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, लेकिन आपका म्यूटेबल नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। C++ के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा आपका इनवैलिड है। देखो फ्रेंड फंक्शन अभी हमने देखा था, फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो आपका मेंबर फंक्शन में कंसीडर नहीं करते। जैसा कि मैंने कहा कि जो फ्रेंड हमारे होते हैं हम उसको फैमिली मेंबर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे घर में आना जाना बाकी तो उसको सब कुछ जो है एसेस होता है, लेकिन हम उसको नॉट ए फैमिली मेंबर तो नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही जो है फ्रेंड फंक्शन आपका मेंबर फंक्शन नहीं होता। तो बिल्कुल ट्रू है भाई। मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, बिल्कुल सही है। जो मेंबर फंक्शन है वो क्लास के आउटसाइड डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। देखो, स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी असेस्ड ओनली बाय स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। स्टैटिक डेटा मेंबर इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट 0। तो मैंने आपको बताया था जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट हम 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है भाई, फॉल्स है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, द कीवर्ड प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में अपीयर डैश इन डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोल रहा है कि देखो काफी 3 कीवर्ड होते हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्रोटेक्टेड। बोल रहा है कि तीनों को आप कैसे डिक्लेयर करोगे। देखो पहले आप प्राइवेट को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, फिर आप प्रोटेक्टेड को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, फिर आप पब्लिक को करोगे। ये तो आपका बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। एक होगा आपका, आपने जो है पहले पब्लिक को कर दिया, फिर आपने प्राइवेट को कर दिया,
फिर आपने प्रोटेक्टेड को कर दिया, ठीक है। एक आप ऐसे भी कर सकते हो, एक आपने पहले प्रोटेक्टेड किया, फिर आपने पब्लिक किया और लास्ट में आपने प्राइवेट कर दिया। मतलब इससे क्या समझ पा रहे हो, इससे आप समझ पा रहे हो कि आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन एनी ऑर्डर, ठीक है, इन एनी ऑर्डर एनी नंबर ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, डिक्लेरेशन ऑफ अ क्लास, एक क्लास की बात कर रहा है तो एक क्लास में आप नंबर ऑफ टाइम तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो द एटमोस्ट वन टाइम एंड इन एनी ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है जैसे कि अभी हमने देखा, और एटमोस्ट जो है वन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आई होप आप C++ के क्वेश्चन जो है वो थोड़े मतलब आपको समझ में आया होगा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कैसे आ रहे हैं, कुछ आपको आइडिया होगा काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई होगी। अगर आप क्लास देख रहे हो तो भाई फटाफट बता दो प्रिपरेशन आपकी कैसी हो गई होगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं आपके एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद एग्जाम देने जा रही हूँ कि ये रह गया, ये भी करवा दूँ, वो भी करवा दूँ, ताकि आपका कोई भी कुछ भी ना छूटे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे कमेंट करो, ताकि मैं मतलब मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिले और कल अच्छे से जो है एग्जाम को करके आना। सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।